दोस्तों आज किस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नॉन एंड केस और दोस्तों आज की इस क्लास में इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। पिछले साल दोस्तों इस टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आज की इस क्लास में इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, प्लस दोस्तों इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे हमें पता लग पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नॉन एंड केस ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसके दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम टॉपिक को समझेंगे। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों ट्री जो हमारा नॉन है ना, इसके साथ दोस्तों एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। तो क्या दोस्तों एप्रोस्ट्रॉफी एस का जो प्रयोग किया गया है, क्या ये सही है? और अगर दोस्तों सही नहीं है तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है, और अगर सही है तो फिर आपको बताना है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों एवरीवन्स के बाद जो है ना, यहाँ पर देखिए एप्रोस्ट्रॉफी, ओनली एप्रोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। तो मुझे दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या ये सही यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है। तो जैसे दोस्तों स्टूडेंट को जब पता ही नहीं होगा कि एप्रोस्ट्रॉफी एस इसका मतलब होता क्या है, तो वो कैसे बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम जो है इस टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद इसके प्रैक्टिस के टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। देखिए नॉन का मतलब तो दोस्तों आपको पता होगा, लेकिन केस का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो हिंदी में दोस्तों आपने कारक पढ़े होंगे, तो केस वही होता है। ठीक है ना। इसके डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसके काइंड्स को समझते हैं, तब इजीली हमें समझ में आएगा। देखिए इंग्लिश में दोस्तों केस जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। मतलब दोस्तों ए नॉन और एक प्रनॉन जब किसी सब्जेक्ट में जब किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो वह दोस्तों हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट में हम जो है नॉन और प्रनॉन दोनों का यूज करते हैं ना। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ही हमारा प्रनॉन है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे द रेट फोर्थ, ये दोस्तों हमारा नॉन है ना। तो जब नॉन और प्रनॉन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो वह हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाता है, नॉमिनेटिव केस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे दिनकर, द रेड फोर्थ, ही, ये सभी यहाँ पर हमारा जो है ना सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे ये जो वर्ब है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज और गुण, इनके जो है सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों आपको कर्ता कारक के बारे में समझ में आ गया होगा। किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट रूप में जब कार्य करता है जो वर्ड, वो हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये हम समझते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं ना, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे हेल्प जो है ना, ये हमारा वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रियंका है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस में दोस्तों हमारा नॉन और प्रनॉन दोनों आता है। नॉन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें स्टूडेंट जो है ना सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव केस में दोस्तों अगर नॉन आता है ना तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, लेकिन प्रनॉन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में जो है ना, हम आई के लिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो हम मी यूज़ करते हैं। जैसे ही का हर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से दे का देम हो जाएगा, यू का यू ही होगा इस तरीके से, और वी का अस हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, जब हम पढ़ेंगे इसमें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया है, मैंने यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है ना हर बोल दिया है। ही का हर नहीं होगा, ही का हिम होगा, ही का हिम होगा और सी का हर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के जो प्रयोग किया गया है ना, सी का, वो हर किया गया है। ठीक है ना। तो प्रनॉन में चेंजेस आ जाएंगे अगर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो। अब देखिए पॉजेसिव केस जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस का, क्योंकि इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर ऐसा पाया गया है कि पॉजेसिव केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। बाकी आप लोग देखिए जैसे सब्जेक्टिव केस, तो ये तो सिंपल हो गया, सब्जेक्ट हम पहचान लेंगे। अब ऑब्जेक्टिव केस में 4-5 टॉपिक आ जाते हैं जो ईजिली हम समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 5-6 वर्ड्स तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। देखिए जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हमारा है मी, वी का अस, यू का यू, इसी तरीके से आप लोग देखेंगे, देखिए ही का हिम और सी का हर,
ईट का ईट और दे का देम, बस ये 5-6 वर्ड्स है, तो इसे तो आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों पॉजेसिव केस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम दोस्तों पॉजेसिव केस का मतलब समझते हैं। तो देखिए पॉजेसिव केस दोस्तों ऐसे नॉन्स होते हैं जो वाक्य में दोस्तों सेंटेंस में अदर नॉन के साथ जो है ना रिलेशन, पोसेशन मतलब अधिकार शो करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जैसे मोहन्स, अब आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए पॉजेसिव केस में जो है ना 4 तरह के आते हैं, मतलब कि 4 तरह के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजेसिव केस का मतलब कि पार्ट होते हैं। ये आप लोग कह सकते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। या फिर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में जो है ना पॉजेसिव केस को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए दोस्तों 4 तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। देखिए पहला कौन सा है ये आप लोग समझिए। देखिए पहला है हमारा दोस्तों एप्रोस्ट्रॉफी एस, और दूसरा है हमारा दोस्तों ऑफ, ठीक है ना। और तीसरा चौथा कौन सा ये हम देखते हैं। और तीसरा है हमारा दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव, और चौथा है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि दोस्तों इन सभी वर्ड से तो भी रिलेशन का पता चलता है, अधिकार का पता चलता है ना। तो ये 4 तरह के होते हैं। ये 4 तरह के वाक्य में कैसे यूज किए जाते हैं आप लोग जानते होंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए दोस्तों अब आपको पॉजेसिव केस का मतलब समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तों पॉजेसिव केस का मतलब समझने से काम नहीं चलेगा। इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अब वोकेटिव केस का यूज दोस्तों वाक्य में संबोधन के लिए किया जाता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम वही पढ़ते हैं पहले। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पॉजेसिव केस का मतलब समझते हैं। तो पॉजेसिव केस का मतलब होता है दोस्तों एप्रोस्ट्रॉफी एस और एप्रोस्ट्रॉफी। अब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए पॉजेसिव केस का प्रयोग जो है ना कई आधार पर किया जाता है, जैसे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। अगर सिंगुलर नॉन है तो उसके साथ हम पॉजेसिव केस का प्रयोग कैसे करेंगे, अगर दोस्तों प्लूरल नॉन है तो उसके साथ हम कैसे करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। देखिए दोस्तों पॉजेसिव केस का हमारा पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है नॉन लिविंग थिंग के साथ एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि दोस्तों ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग्स एप्रोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है और फ्लावर है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है नॉन लिविंग थिंग के साथ दोस्तों ये एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। तो द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, ऑफ का प्रयोग करके जो है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्लावर पहले आएगा और स्प्रिंग बाद में आएगा और ऑफ हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये आप लोग देखिए यहाँ पर समझिए। जैसे द वॉल्स पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, ऑफ लगाएंगे, अगर एस लगाएंगे नॉन लिविंग थिंग के साथ तो गलत हो जाएगा। कि दोस्तों अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो नॉन लिविंग थिंग है बुक, तो सर यहाँ पर तो एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पहले नियम में बोला गया है कि एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका नियम हम आगे पढ़ेंगे। नियम हमारा क्या कहता है कि दोस्तों जब हम एक नॉन लिविंग थिंग मतलब कि एक नॉन लिविंग थिंग और एक लिविंग थिंग के साथ रिलेशंस को दर्शाते हैं ना, तो वहाँ पर हम एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए राम जो है लिविंग थिंग है और बुक नॉन लिविंग थिंग है, तो ये भी पता होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आएगा समझ में, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला नियम में आपको क्या बताया कि जब रिलेशन दो नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है तो वहाँ पर दोस्तों एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता। अगर रिलेशन एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है तो वहाँ पर एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे राम्स बुक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह नॉन लिविंग थिंग है, जबकि पहला नियम हमारा क्या कहता है कि एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता, ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन, ये होगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे समर्स फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो है ना दोनों नॉन लिविंग थिंग के साथ हो रहा है, जबकि पहला नियम कहता है कि अगर दो नॉन लिविंग थिंग के साथ रिलेशंस को दर्शाया जाता है तो फिर वहाँ पर एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर एक लिविंग और एक नॉन लिविंग होता तो हम कर सकते थे, तो ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब हमारा एप्रोस्ट्रॉफी का दूसरा नियम क्या कहता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखिए एस, एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सिंगुलर नॉन के साथ होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आप लोग देखेंगे राम हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नॉन है,
तो एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम करते हैं। अब दोस्तों जहां पर प्लूरल नंबर हो, मान लीजिए वॉइस हो, यहाँ पर एस हो, तो फिर हम कौन सा एप्रोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे? क्या हम एप्रोस्ट्रॉफी लगाकर फिर से एस लगाएंगे? तो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका भी एक नियम है। तो पहला नियम तो देखिए, ये वाला नियम हमारा क्या कहता है? सिंगुलर नॉन के बारे में कहता है कि जब कोई नॉन सिंगुलर हो तो उसमें हम जो है ना एप्रोस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं। जब हमारा नॉन सिंगुलर हो तो उसमें दोस्तों हम एप्रोस्ट्रॉफी लगाते हैं और एस लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारा नॉन जो है ना प्लूरल हो, जब हमारा नॉन दोस्तों प्लूरल हो, तो फिर दोस्तों हम क्या करते हैं ना, ओनली एप्रोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नॉन लिखता हूँ, वर्ड लिखता हूँ वॉइस, तो यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए मैं एक सिंगुलर नंबर लिखता हूँ, वो ये हमारा सिंगुलर नॉन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें अगर एप्रोस्ट्रॉफी का यूज़ करें तो सिंगुलर, जब हमारा नॉन सिंगुलर होता है तो इसका नियम क्या कहता है? इसमें हम एप्रोस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लगाएंगे। लेकिन जब हमारा नॉन प्लूरल हो तो खाली इसमें एप्रोस्ट्रॉफी का यूज़ कर देंगे, ठीक है ना, ये वाला, बस इसमें एस फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा नियम है। अब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, तो ये वाला जो है यहाँ पर देखिए पहले से वॉइस प्लूरल था और उसके साथ फिर से एस एप्रोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा दिया गया, जबकि वॉइस जो है ये ऑलरेडी एस लगा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ये गलत है, लेकिन दोस्तों और ये वाला हमारा सही है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो है ना यहाँ पर गलत है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वॉय, अगर वॉय हो, सिंगुलर नॉन हो, तो इसके साथ हम एप्रोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो गलत बोला गया है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज होंगे। तो देखिए जब दोस्तों देखिए ये वॉइस जो है ना, ये क्या है? वॉय ये हमारा दोस्तों कॉमन नॉन है। तो कॉमन नॉन से पहले जो है ना वॉय कितने हैं उसको दर्शाने के लिए हम ए या एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये है ना कि वॉय का प्रयोग यहाँ पर एज अ प्लूरल सेंस में किया गया है, प्लूरल सेंस में किया गया है, ये आप लोग समझिए। तो इसलिए गलत है, बाकी ऐसे सही है। तो इसके आगे अगर हम ए लगा दें तो फिर दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे, जहाँ पर ए मैंने नहीं लिखा था, बस यही गलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे गर्ल है GIRL। अब यहाँ पर दोस्तों एप्रोस्ट्रॉफी एस लगाकर हम जो है इसको मतलब रिलेशन अदर नॉन के साथ हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला नियम कहता है अगर नॉन सिंगुलर हो तो उसके साथ हम एप्रोस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लगाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है फिर भी गलत है। तो यहाँ पर सेंस एज अ प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ए होता तो फिर ये सही हो जाता, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑफ का भी प्रयोग किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं जब दो नॉन को आपस में रिलेशन के लिए दर्शाया जाता है। तो दोस्तों कुछ अपवाद भी होते हैं, जिसको कुछ ही होते हैं जिसको याद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ट्री के साथ एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग दोस्तों क्या सही किया गया है या नहीं किया गया है। तो देखिए एप्रोस्ट्रॉफी का दोस्तों पहला नियम हमारा क्या कहता है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते, ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक नॉन लिविंग और एक लिविंग थिंग हो तो फिर हम जो है वहाँ पर एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे राम्स बुक, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर ग्रीन, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ट्रीज नहीं होगा, ओनली ट्री होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक किया गया। अब मैंने कैसे पहचाना, तो दिस है, दिस जो है हमारा क्या है, दिस दोस्तों हमारा प्रोनाउन है। अब दिस का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, दिस का प्रयोग। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रीज होता ना तो यहाँ पर दिस हो जाता, क्योंकि इस तरीके से मैंने पहचाना। क्योंकि देखिए दिस का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो प्लूरल है। अगर यहाँ पर दोस्तों दीज होता ना तो फिर यहाँ पर हमारा ट्रीज सही होता। तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक ना, एस हटा दीजिएगा। देखिए दोस्तों ट्री के पहले दिस का जो यूज़ किया गया था ना वो हमारा एडजेक्टिव था। अब दोस्तों दिस, दिस, डैट, दोज, ये सारे वर्ड्स दोस्तों एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग जो है ना वाक्य में किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये वर्ड्स नॉन है, ये वर्ड्स प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दिस का प्रयोग दोस्तों नॉन, बुक से पहले हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दिस किसकी विशेषता बता रहा है, बुक के बारे में कुछ भी बता रहा है। तो आप सभी जानते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन या प्रोनाउन से पहले होता है। तो दिस यहाँ पर हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर जो है ना
दिस प्रयोग दिस लिखा होता और इज होता हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो यहाँ पर ये दिस जो है हमारा प्रोनाउन हो जाता। ठीक है ना। तो जब हम बाकी एडजेक्टिव टॉपिक जिस दिन पढ़ेंगे दोस्तों, उस दिन ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में बेल के बाद जो है एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों एप्रोस्ट्रोफी का पहला नियम हमारा क्या कहता है? पहला नियम हमारा कहता है दो नॉन लिविंग थिंग के साथ जब एप्रोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है तो वो गलत होगा, क्योंकि हम दो नॉन लिविंग थिंग के साथ रिलेशंस को दर्शाने के लिए एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि ऑफ का प्रयोग करते। ठीक है ना। तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर। ठीक है ना, ये होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे टुडेज टीचर्स डे। दोस्तों इस टाइप के सेंटेंसेस हम लिखते भी हैं, फिर भी दोस्तों हमें समझ में नहीं आता कि एप्रोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि टीचर्स डे में क्या होता है। टीचर्स बहुत सारे टीचरों की बात की जाती है। किसी एक टीचर के लिए थोड़ी ना टीचर डे मनाते हैं, सारे टीचर्स जो इंडिया में होते हैं पूरे दुनिया में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा टीचर्स हो जाएगा, टीचर नहीं टीचर्स हो जाएगा, प्लूरल। देखिए दोस्तों, एप्रोस्ट्रोफी का थर्ड नियम हमारा क्या कहता है कि जब दोस्तों कोई प्लूरल नॉन एस से एंड हो रहा हो, जैसे टीचर्स एस से एंड हो रहा है, जैसे यहाँ पर गर्ल्स एस से एंड हो रहा हो, तो ओनली हम एप्रोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला नियम लागू होगा। देखिए, इस सेंटेंस में दोस्तों टीचर्स के बाद एप्रोस्ट्रोफी का जो यूज किया गया है ना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पॉजेसिव केस के अंतर्गत जो है ना सिंगुलर नॉन और प्लूरल नॉन में हम एप्रोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे करते हैं यही नहीं पता होता है। ठीक है ना। अब तो हमें पता चल गया रूल के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है मेन एप्रोस्ट्रोफी एस का जो यूज किया गया है, क्या ये सही है? तो दोस्तों ये जो है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आपने नॉन एंड नंबर पढ़े होंगे। नॉन एंड नंबर में दोस्तों हम क्या सीखते हैं, जब कोई नॉन सिंगुलर होता है तो उसको हम प्लूरल बनाने का नियम सीखते हैं। उसके अंतर्गत दोस्तों देखिए कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिसके लास्ट में दोस्तों हम कई सारे सिंगुलर नॉन ऐसे होते हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में हम एस जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए दोस्तों उसमें हम एस नहीं जोड़ते। जैसे देखिए MAN मैन, अगर आपको इसको दोस्तों प्लूरल बनाना है तो आप लोग एस अगर आप लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसको प्लूरल बनाने का अलग नियम है, जैसे MEN कर देंगे तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों वोमेन में क्या करते हैं ना, देखिए अगर हमें इसको प्लूरल बनाना हो तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। इसका नियम है WOMEN कर देंगे। ठीक है ना, ये है प्लूरल बनाने का नियम। तो देखिए यहाँ पर मेन जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम एप्रोस्ट्रोफी एस हमने प्रयोग किया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका नियम सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पॉजेसिव केस का हमारा फोर्थ नियम क्या कहता है कि अगर दोस्तों कोई नॉन जो है ना विदाउट एस से एंड होता है, मतलब कोई प्लूरल नॉन विदाउट एस से एंड होता है, तो दोस्तों उसको पॉजेसिव केस बनाने के लिए उसमें एप्रोस्ट्रोफी जो है ना इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको एप्रोस्ट्रोफी और एस लगा देना है। ठीक है ना, इस तरीके से। ये दोस्तों हमारा फोर्थ जो नियम है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस दोस्तों आते ही आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इन सभी रूल्स को लिख लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर मेंस और एप्रोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग किया गया है ये बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा फोर्थ नियम लागू होगा। फोर्थ नियम हमारा क्या कहता है कि जब दोस्तों कोई प्लूरल नॉन विदाउट एस से एंड होता हो तो दोस्तों उसमें हम एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अदर नॉन से रिलेशंस को दर्शाने के लिए, पोसेशन को दर्शाने के लिए। तो ये वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है वुमेन, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये प्लूरल है और इसके बाद एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, चाइल्ड जो होता है ना ये हमारा सिंगुलर नंबर होता है और उसको प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रन हम कर देते हैं। चाइल्ड्स में एस तो नहीं लगाते, क्योंकि आपने नॉन एंड नंबर पढ़े होंगे तो उसमें नियम होता है ना, जैसे मैन को प्लूरल बनाने के लिए MEN करते हैं, ना कि MANS एस लगाते नहीं लगाते हैं ना। तो इसी तरीके से इसका नियम होता है, जब हम
नॉन एंड नंबर टॉपिक पढ़ेंगे ना तो और भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉन एंड नंबर जो है पढ़ने की ज़रूरत है। जबकि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक आप लोग खुद कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा। तो देखिए चिल्ड्रन यहाँ पर हमारा जो है ये प्लूरल नंबर है ना। तो यहाँ पर एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं फोर्थ नियम के अकॉर्डिंग, तो ये वाला बिल्कुल सही है हमारा, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोला गया है वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉज। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एप्रोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। जबकि दोस्तों देखिए नेचर जो होता है ना सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत आता है। नेचर को हम काउंट तो नहीं कर सकते कि एक नेचर दो नेचर, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत आता है नेचर। अब इसमें एस लगा के इसको प्लूरल बना दिया गया है, जो कि गलत किया गया है, क्योंकि एस तो लगेगा नहीं लगेगा ना। तो सिंगुलर जो नॉन होते हैं उसमें दोस्तों हम अदर नॉन लिविंग थिंग के साथ जब रिलेशन दर्शाते हैं तो एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा शायद पहला नियम लागू होगा। जब दो नॉन लिविंग थिंग हो और उनके बीच रिलेशंस को दर्शाना हो तो दोस्तों एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। और नेचर यहाँ पर हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन में आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये हो सकता है। देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों ये समवन एल्स जो है ना, ये दोस्तों हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो वर्ड्स होते हैं इसमें हम एप्रोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे करते हैं, जब ये हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल सीख लेते हैं और इसका भी देखिए, इसको आप लोग दोस्तों लिख लीजिएगा। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन के साथ एप्रोस्ट्रोफी का प्रयोग, मतलब एप्रोस्ट्रोफी एस इसका प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे समवंस, तो समवन जो है ना उसके बाद एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम जो है कोई नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग दर्शाएंगे, ठीक ना, पेन। इसी तरीके से एवरीबॉडीज, उसके बाद यहाँ पर एप्रोस्ट्रोफी एस लगा है और प्रॉब्लम, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन को कैसे बनाकर दिया जाता है ये भी आपको समझना जरूरी है। अब देखिए, लेकिन दोस्तों देखिए एवरीबॉडी, समबडी, नो वन के बाद अगर एल्स का प्रयोग होने पर जो है ना हमारा जो एप्रोस्ट्रोफी लगता है वो नोबडी पर नहीं लगता है। हमारा एप्रोस्ट्रोफी समवन जो एल्स है ना इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लगता है। एल्स के बाद एप्रोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस लगाते हैं, इस तरीके से। देखिए एग्जाम्पल के रूप में अब यहाँ पर नोबडी के साथ लगा दिया जो कि गलत है, यहाँ पर भी गलत है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए एक नियम क्या कहता है। देखिए जो अभी हमने देखे दोस्तों समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, ये सभी जो वर्ड्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये हमारे दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सभी नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है ना। आप लोग खुद देख सकते हैं, किसी वस्तु के लिए। दोस्तों आप लोग याद कीजिए रूल 1 में हमने क्या सीखा था। जब दोस्तों रिलेशन दो नॉन लिविंग थिंग के साथ दर्शाना हो तो हम क्या करते हैं, एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनसे किसी वस्तु या चीज़ का बोध होता है, ठीक है ना। लेकिन समवन, एवरीवन, समबडी, नोवन, उनसे जो है ना व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए समवन एल्स के बाद एल्स के ऊपर एप्रोस्ट्रोफी का जो प्रयोग किया गया है, क्या दोस्तों ये सही है या गलत है। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों एप्रोस्ट्रोफी एस और एप्रोस्ट्रोफी का जो यूज़ किया गया है ना ये गलत है। देखिए हम नियम पहले देखते हैं फिर से, और यहाँ पर आप लोग जो है ना आर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग एस लगा लीजिएगा, बुक्स, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर दीज का जो यूज़ है ना, दीज का यूज़ एज अ जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एज अ जो है सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर इन सभी वर्ड्स के बाद दोस्तों अगर एल्स का प्रयोग होने पर एल्स के साथ जो है एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए ये गलत है और ये भी गलत है। और उसमें हमारा क्या था क्वेश्चन में, ELSES और उसके बाद एप्रोस्ट्रोफी, जो कि गलत था। यहाँ पर एप्रोस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, दीज आर नॉट समवन एल्स बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ही हैज़ समवन्स न्यू वॉच।
अब देखिए, आपको इसका रूल तो हमें दोस्तों पता ही है, क्योंकि देखिए समवन होता है ना, जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो समवन होता है, एस नहीं लगा होता है, तो एप्रोस्ट्रोफी हमें ये इस तरीके से लगाना होता है ना, इनमें इस तरीके से। तो देखिए है कहीं पर, देखिए इसमें है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स आते हैं तो अगर हमें पॉजेसिव बनाना हो तो एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें नियम पता चल चुका है। देखिए यहाँ पर एवरीवन और एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, लेकिन एवरीवन्स और उसके बाद एप्रोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया, जो कि गलत है। इस तरीके से होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर है कहीं पर, देखिए ये वाला हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी डजंट केयर एवरीवन्स प्रॉब्लम। अब देखिए एवरीथिंग्स ब्यूटी इज ट्रांजिटरी। देखिए दोस्तों अभी हमने क्या नियम सीखा कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स आए जिससे हमें नॉन लिविंग थिंग का बोध हो, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इस टाइप के 3-4 वर्ड्स होते हैं जिससे नॉन लिविंग थिंग का बोध होता है, तो इसमें एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हमारा रूल पहले वाला लागू हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर दो चीज़ों के बीच अगर रिलेशंस दर्शाना हो और दोनों नॉन लिविंग थिंग हो तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का दोस्तों अलग रूल है, तो इसके रूल सीख लेते हैं हम, ठीक है ना, इसके भी कर लेंगे। देखिए नियम हमारा क्या कहता है कि अगर दोस्तों सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में देखिए इस टाइप के वर्ड्स आते हैं और उनके बीच रिलेशंस दर्शाया जाता है, तो हम एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पॉजेसिव नहीं बनाया जाता, बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द प्राइस ऑफ ईच इज़ हाई, ना कि ईच प्राइस इज हाई, इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, जैसे देखिए कभी कभी जो है ना दो नॉन लिविंग थिंग के बीच ऑफ का प्रयोग नहीं होता। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो पहले नियम के अकॉर्डिंग हमें बताया था कि जब दो नॉन लिविंग थिंग हो और उनके बीच रिलेशंस को दर्शाना हो तो हम वहाँ पर सर एप्रोस्ट्रोफी एस के स्थान पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन सर यहाँ पर तो नहीं बोला गया है। तो देखिए कभी कभी बोला गया है ना, कभी कभी अपवाद है, इस तरीके से ये मान सकते हैं। कुछ ही वर्ड्स में ये नियम लागू होते हैं, यहाँ पर खुद बताया गया है, ठीक है। जैसे ये देखिए बर्थडे पार्टी ऑफ बर्थडे नहीं बोल सकते आप, पार्टी ऑफ बर्थडे, रिंग ऑफ गोल्ड, नाइट्स ऑफ विंटर, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ना तो एप्रोस्ट्रोफी एस और न ही ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए नीचे में यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नीचे दिए गए नॉन्स का प्रयोग कंपाउंड नॉन के रूप में होता है, इसके साथ एप्रोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पर विंटर्स क्लॉथ, गोल्ड मेडल, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे वो वर्ड्स है इसमें। फुटबॉल मैच, आप मैच ऑफ फुटबॉल नहीं बोल सकते। देखिए गोल्ड मेडल, आप मेडल ऑफ गोल्ड नहीं बोल सकते। ये कंपाउंड नॉन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल ना तो एप्रोस्ट्रोफी ना ही ऑफ का प्रयोग करके किया जाता है जब पॉजेसिव बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, द प्राइस ऑफ इज हाई, ठीक है। उन सभी वर्ड्स को आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए टुडे इज हर पार्टी ऑफ बर्थडे, दोस्तों ये गलत होगा ना, क्योंकि देखिए ये कंपाउंड नॉन होते हैं जिसमें ना तो हम एप्रोस्ट्रोफी एस और ना ही ऑफ का प्रयोग करते हैं। बर्थडे पार्टी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर है बर्थडे पार्टी, देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर विंटर्स एप्रोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड नॉन है, अभी हमने पढ़ा है, जिसमें ना तो एप्रोस्ट्रोफी ना ही ऑफ का प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है, समवन हैज़ नोट विंटर क्लॉथ, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए सी हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन जिम्नास्टिक, देखिए ये गोल्ड मेडल अभी हमने पढ़ा, कंपाउंड नॉन है जो कि विदाउट एप्रोस्ट्रोफी का प्रयोग करके किया जाता है। सी हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन जिम्नास्टिक, देखिए ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं नॉन एंड केस से। लगता बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि नॉन एंड केस ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन ये भी काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यूअर्स के ऊपर एप्रोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, जबकि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि 4 ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे एक होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक होता है दोस्तों हमारा एप्रोस्ट्रोफी, और एक होता है हमारा ऑफ।
ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिससे दोस्तों रिलेशंस, अधिकार का पता चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हिज जो है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये नॉन से पहले हुआ है ना। और योर्स जो है ना ये हमारा दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये तो खुद ही रिलेशंस को दर्शाता है, संबंध, रिलेशन, अधिकार, ऑनरशिप, ये सभी को दर्शाता है। तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी क्यों लगाए, क्योंकि दो हम क्यों, क्योंकि 4 वर्ड्स ऐसे मैंने बताए हैं जो पोसेशन को दर्शाता है, एपोस्ट्रो जो हम पॉजेसिव केस में प्रयोग करते हैं अधिकार या ऑनरशिप को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर योर्स जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, YOURS। तो इसमें फिर से हम क्यों लगाए दो, एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिर से नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हिज फादर इज मोर ऑनेस्ट देन हर्स। देखिए यहाँ पर भी सेम गलती की गई है। देखिए अब दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिनको पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन इनमें अंतर नहीं करने आता, इनके बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो वो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। देखिए हर जो है ना HER, हर, ये दोस्तों हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत भी आता है, लेकिन इसका प्रयोग हमें आना चाहिए। और दोस्तों देखिए सी का मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। लेकिन दोस्तों सी का जो है ना अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन अगर पूछा जाए आपको सी का पॉजेसिव प्रोनाउन तो हर्ष होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हर्ष जो है ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर दो हम क्यों लगाए, एपोस्ट्रोफी से भी रिलेशन का पता चलता है और हर्ष से भी, तो एक ही यूज होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में कंफ्यूज होते हैं तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर इसका प्रयोग बताया गया है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कई बार आपसे रिपीट किया है, ठीक है ना, और इससे मैंने आपको समझाया भी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों एडवांस लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना SSC CGL उसमें आते हैं। देखिए इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं जिनको नहीं पता। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, द क्राउड एपोस्ट्रोफी एस रिएक्शन इज नॉट गुड। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ना तो द क्राउड ये जो हमारा नॉन है ना ये हमारा कोलेक्टिव नॉन है। और कोलेक्टिव नॉन का नियम क्या कहता है दोस्तों, कोलेक्टिव नॉन के साथ अगर हम पोजेशन बनाते हैं तो इसमें जो है ना एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग करके बनाया जाता है। मतलब एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं और ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नियम दोस्तों हमारा कोलेक्टिव नॉन में लागू होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि ऑप्शन सी में जो है ना यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन में वो चीज़ नहीं लिखा गया है। ऑप्शन सी में इस तरीके से लिखा जा सकता है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट, इस तरीके से दिया जा सकता है। तो अगर इस तरीके से दिया जाए तो फिर उसको आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि ऊपर के दोनों जो है ए और बी सही है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इस तरीके से जैसे यहाँ पर इनकरेक्ट लिख दिया गया है तो ए एंड बी आर करेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में दिया जा सकता है ऑप्शन, तो वो वाला हमारा सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। इसका नियम मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम क्या करेंगे ना, नॉन एंड नंबर या फिर प्रोनाउन करेंगे, ठीक है ना। तो आज दोस्तों हम 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, प्लीज़ दोस्तों आप लोग कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।